सर कैसे हैं आप? हाउस लाइफ? ओह एब्सोल्युटली फाइन। हाउ हैव बिन? मन कैसे लग जाता है इस छोटे से शहर में, रोहतक में? यहाँ पे शहर छोटा नहीं है, तो गांव है। शहर की ज्योग्राफी तो बहुत बड़ी है। अच्छा। 10 किलोमीटर से शुरू हो जाता है और लोग बहुत दिलदार हैं यहाँ के? हाँ। तो पॉलिटिकली पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं लोग, बहुत जागरूक हैं, लेकिन जागरूकता का स्तर जो है वो उतना नहीं जो जो पॉलिटिक्स के लेवल का होना चाहिए। अभी क्या था कि व्यक्तियों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं और इश्यूज की कम चर्चा है। पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को, क्या सोशल डायनेमिक्स हैं, इकोनॉमिक डायनेमिक्स हैं, उनको समझने में ज़्यादा रुचि नहीं है, गहराई नहीं है। दो इंडिविजुअल्स को लेकर डिस्कशन होता रहेगा या दो पार्टीज को लेकर होता रहेगा या उन पार्टीज के जो हेड हैं उनको लेकर सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो राजनीतिक चर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सतही स्तर की है, सुपरफिशियल है। हो सकता है कुछ लोग जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो या पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, उनकी रुचि हो तो वो, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होती सोसाइटी। सो पीपल आर फुल ऑफ देमसेल्व्स सॉर्ट ऑफ। यस, कि मतलब वो अपनी बातें करते हैं सारा का सारा। और हाँ, और इलेक्शन फॉर देम इज जस्ट सिलेक्शन ऑफ द लेसर इविल। अच्छा। और ये जानते हैं वो लोग? हाँ, ये अच्छा जानते हैं कि जो दो लोग आ रहे हैं वो दोनों ही बदमाश हैं, अच्छे लोग नहीं है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है, उन दो में से एक चुनना है। तो जो चुना जाता है, अगली बार अगर वो आता तो वो थोड़ा सा वो लेसर इविल हो जाता, दूसरे वाला थोड़ा मतलब उसकी तुलना में साइज बढ़ जाता है। अच्छा, है ना। तो दो बुरी चीजों में से ही चयन हो रहा है आजकल। अच्छा। सो ये रही हरियाणा की पॉलिटिक्स। सर रोहतक के जो एक अपने आप को बोलते हैं कि मैं रोहतक का हूँ और वो चीफ मिनिस्टर बने, रिसेंटली उन्होंने रिजाइन किया, मनोहर लाल खट्टर। सुनने में ये आ रहा है कि ही विल बी द नेक्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। हाँ, ऐसी चर्चा मैंने भी सुनी है, बहुत महीनों से मैं सुन रहा हूँ कि वो बनाए जा सकते हैं तो कुछ भी संभव है। पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं तो मनोहर लाल खट्टर भी हो सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है अमित जी की, भारत की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है, द फेस, बाकी प्रेसिडेंट होते हैं। इवन रीजनल पार्टीज में भी स्थिति होती है। हमारे आप देखिए चौटाला साहब की पार्टी में एक स्टेट प्रेसिडेंट थे, अशोक अरोड़ा, ठीक है ना। ऐसे निशांत सिंह थे दुष्यंत की पार्टी में। तो ये इनका कोई वजूद नहीं होता, सिर्फ एक पद है जिसको भरा जाता है, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर कोई भर दे। या मान लिया खड़गे जी का आप उदाहरण लीजिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां मौजूद हैं सीन पे, तो खड़गे जी का क्या महत्व है? क्योंकि नेता वो है जो अंतिम निर्णय लेता है, द फाइनल डिसीजन। और मैं थोड़ा सा मेरी नेता की परिभाषा भी है, वो मैं अपने ढंग से सोचता हूँ कि नेता वो होता है जिसका कोई नेता नहीं होता। अच्छा, देखिए खड़गे के नेता है राहुल गांधी, नड्डा जी के लीडर है मोदी, और इसी तरीके से रीजनल पार्टी के सारे लीडर हैं। तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव किसी को भी आप प्रदेश अध्यक्ष बना दें तो नेता तो वही रहेंगे। तो अध्यक्ष मायने नहीं रखता भारत की राजनीति में, जो निर्णय लेने वाला है अंतिम निर्णय वही मैटर करता है। और दुर्भाग्य समझ लीजिए, आयरनी कह लीजिए, हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम राजनीतिक दलों की आज ये स्थिति है, वो चाहे राइट के हैं, लेफ्ट के हैं, रीजनल हैं, किसी और तरह के। अच्छा, तो सर इसमें जो जैसे आपने बात कही कि नेता आप उसी को मानते हैं जो जिसका कोई नेता ना हो, तो फिर तो ये एस्पिरेशन सिर्फ रीजनल पार्टीज में है हरियाणा में, या और स्टेट्स में भी रीजनल पार्टीज में? नेशनल लेवल पे तो ऐसा कुछ है नहीं? सब जगह है। जैसे मायावती आज बहुत बड़ी ताकत थी, मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, और आज उनकी हैसियत वहां कुछ नहीं है, लेकिन मायावती का कोई लीडर नहीं है, अखिलेश यादव का कोई लीडर नहीं है। उनके पिता जिंदा थे तो वो अपने पिता को पिता ही मानते थे, वो उस तरह से नहीं। तेजस्वी यादव आज संभाल रहे हैं, लालू यादव उनके बाप हैं, उनसे बड़े आदमी हैं, लेकिन लीडर तेजस्वी यादव है। हाँ। ममता बनर्जी का कोई लीडर नहीं है, है ना। बाकी इन पार्टीज में सबके होंगे। तो आज की तारीख में हमारे जो अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके नेता तो मोदी जी भी हैं, उनके नेता अमित शाह भी हैं, उनके नेता जगत प्रकाश नड्डा भी हैं। तो पार्टी का अध्यक्ष होना, मैं ये कह रहा हूँ, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज रही नहीं। अच्छा, करंट सिनारियो में, हाँ, करंट पॉलिटिकल सिनारियो, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, हर जगह ये स्थिति है। ओके, सो लेट्स कम बैक टू मनोहर लाल खट्टर। व्हाट वुड बी हिज लेगेसी? व्हाट वुड बी हिज लेगेसी? लेगेसी क्या होएगी उनकी? लेगेसी क्या है? लेगेसी लायक तो उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है।
अच्छा। अगर देखें तो क्या होगा। देखिए हरियाणा एक डेवलप्ड स्टेट है ऑलरेडी, और मैं कहता हूँ कि अगर हम ईस्टर्न जो हमारे प्रोविंसेस उनसे तुलना करें तो हमें ये लगता है जैसे हम यूएस में बैठे हुए हैं। अच्छा। हरियाणा मैं ये मान के चलता हूँ विकास की दृष्टि से बहुत सैचुरेटेड है सर, हर चीज है सरप्लस में है। अभी मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा जी रोहतक में अरविंद शर्मा जो हमारे रहे 5 साल, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। उसने जवाब दिया क्या जरूरत है, यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी बहुत सारी हैं। हाँ, है ना, तो ये सैचुरेशन है। अब थोड़ा रीजनल इम्बैलेंस है कि जहाँ जो चीजें होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हेल्थ और एजुकेशन में, उनका सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, उसकी लोकेशन सही नहीं है, ये एक इम्बैलेंस देखा जा रहा है। अदरवाइज हरियाणा में जितना इसकी ज्योग्राफी है, छोटी सी स्टेट है और अच्छे रिसोर्सेज हैं, बढ़िया, दिल्ली के बहुत करीब है, तो हरियाणा को मैं आज अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मैं तुलना करूं तो एक अच्छा प्रांत है। विकास की दृष्टि से पोटेंशियल बहुत है। इस पोटेंशियल को आप रियलाइज कर लें या ट्रांसलेट कर लें या इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लें, जो कर लेगा वही लीडर है। हाँ, ये भी है। और नाउ आई कम टू द क्वेश्चन ऑफ लेगेसी, कि अगर मनोहर लाल जी ऐसा कर पाते एक डेकेड में, तो वास्तव में क्यों कोई ना कोई लेगेसी होती, जैसे लेगेसी चौधरी बंसी लाल की है। उन्होंने अपने दौर में एक अच्छा अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर प्रूव किया और डेवलपमेंट ओरिएंटेड उनकी अप्रोच थी, और ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा थी कि उनकी जो इमरजेंसी की जो एक छवि बनी थी, खलनायक की एक नारा उठता था उन दिनों में, इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा सिंह बंसी लाल, है ना, तो ये कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। बिल्कुल। तो बावजूद इसके आज भी आप हरियाणा में किसी से बात करेंगे तो उसका जवाब वो इमरजेंसी की बात नहीं करेगा, वो कहेगा द बेस्ट चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल, द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बंसी लाल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो मनोहर लाल जी ने कुछ बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं किया। वो कहने को ये कहते हैं जैसे कि सिस्टम खराब था, हमने इसको ठीक किया, खर्ची चलती थी, हमने कम कर दी, करप्शन का लेवल इतना था, इतने % कम हो गया है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे यहाँ जो नेशनल हाईवेज है उनकी स्थिति बहुत अच्छी सुधरी है। अब उसका क्रेडिट ये लेंगे या राष्ट्रीय सरकार लेगी या एक ऑनगोइंग प्रोसेस था, वो होना ही होना था। बट अगर हम इस बिंदु पे ये तय करें कि मनोहर लाल जी को इतिहास किस रूप में याद करेगा, तो कुछ बहुत लंबी चौड़ी चीजें मिल नहीं पाती। सिवाय इसके एक चीज ये भी है कि वो बहुत ऑनेस्ट उनकी इमेज बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ उनको। बड़ी बात ये हुई है हरियाणा की राजनीति में जो अब तक रहा है कि चीफ मिनिस्टर्स और उसकी फैमिली रूल करती थी। तो आप चीफ मिनिस्टर एक आदमी को चुन रहे हैं, लेकिन उसके भाई, उसके भतीजे, उसकी श्रीमती, उसके बेटे, वो सारे एक कब्जा कर लेते थे पूरे उस पर। चंडीगढ़ का जो उनका ऑफिस होता था, और वो केवल कब्जा, भीड़ नहीं बढ़ा रहे थे, वो डिसाइडिंग थे, लोगों के काम कराते थे। और एमएलएज और एमपीज की उन्हीं की पार्टी के कोई वक्त नहीं थे, उनकी कोई से नहीं थी। अगर एमएलए ने भी किसी ने काम कराना तो वो किसी भाई साहब से मिलेगा, मुख्यमंत्री के बेटे से या श्रीमती मुख्यमंत्री से मिलेगा, तब जाकर उसका काम होगा। इस सरकार में इस चीज पर अंकुश लगा है। अच्छा, ये एक पॉजिटिव चीज है कि ये मान लीजिए कि उनका परिवार नहीं है। दूसरे वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ परिवार को नेपथ्य में रखा जाता है। एक आरोप ज्यादा से ज्यादा जो विपक्षी लगाते हैं कि अगर यहाँ वो उस तरह का परिवार नहीं था तो आरएसएस का परिवार था। संघ के लोग कई मामलों में निर्णय को इन्फ्लुएंस करते थे, पर्टिकुलरली इन द सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर्स वगैरह टीचिंग डिपार्टमेंट में। तो ये आरएसएस के बारे में शुरू से भी है भी। जब से मैं देख रहा हूँ 1977 से जब अडवाणी जी थे सूचना प्रसारण मंत्री, तब उन्होंने भी उस बैकग्राउंड के लोगों को मीडिया में एडजस्ट किया। तो इतना जो इसको आप पाप कह लें, गलत कह लेंगे, तो भारतीय राजनीति में चलता है और हर दल करता है। तो अगर कांग्रेस ने किया तो वो इनको भी अधिकार मिल जाता है भारत की राजनीति में। तो अच्छी स्थिति ये है कि जो कांग्रेस ने पाप किए हैं आप उनको ना दोहराएं। ये भी है, क्योंकि लोगों ने उनको पनिश किया है। बिल्कुल। अब आप ये कंपेयर करें कि साहब ये तो सब कुछ पहले भी होता था इसीलिए तो उनको हटाया गया। ठीक बात है। आपको तो वैलिडिटी नहीं मिलती ना इस चीज से। वो गलत थे इसीलिए तो उनको रिमूव किया गया। दे वर करप्ट सो दे वर रिमूव्ड। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू गिव द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बट स्टिल वो भी तो एक पैराशूट लीडर है, वो मनोहर लाल खट्टर। हाँ, देखिए होता क्या है, ये जो नेशनल पार्टी हमारे कंसेप्ट बन गई, प्रयोग करके देखे हमने। पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ऐसे लोग राजनीति में सक्रिय थे जो उनके बिल्कुल कद के तो नहीं थे, लेकिन उनसे कम
थोड़े थोड़े कम थे। मौलाना आजाद होंगे, लाल सरदार पटेल होंगे, शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। ये सब लोग तपे हुए लोग थे, राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए लोग थे और जवाहरलाल के सहयोगी रहे थे उस समय में जी। वो दौर भी कुछ और था। तो उस समय में ऐसी कई घटनाएं हैं कि वो कहते हैं कि कलाम साहब को फोन किया, कलाम साहब ने फोन किया, फोन उनके पीए ने उठा लिया नेहरू के, वो इस बात का बुरा मान गए। उन्होंने कहा जवाहरलाल का फोन कोई और उठा रहा है, मेरा फोन कोई और उठा रहा है। तो पंडित जी को शिकायत की गई और पंडित जी गए उनके घर पे कि भाई मुझसे गलती हो गई है। तो अब उस दौर की तो हम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात भी है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि राजनीति में डिक्लाइन होता चला गया सारी चीजों का, मॉरल वैल्यूज। अब श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में ये हुआ कि वो इतनी इनसिक्योर्ड हो गई, सिंडिकेट इतना पावरफुल था, अपोजिशन थोड़ी थोड़ी ताकत ले रहा था और उनका एक ही लक्ष्य था कि हमें इंदिरा गांधी को रिमूव करना है। एक आदमी जो टारगेट पे आ गया और इनसिक्योर्ड है, तो इंदिरा गांधी के आने के बाद से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सारी चीजें की। जैसे उनका एक सोशल बेस पहले कांग्रेस का यह था कि सेकुलर सत्ता बहुत तमाम लोग थे, लेकिन जब वो टूटे तो इंदिरा गांधी ने HMB बनाई, हरिजन मुस्लिम एंड ब्राह्मण। एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था जो इंदिरा गांधी को सत्ता में बनाए रख सकता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी दरार पड़ी। इमरजेंसी में एक्ट चला गया इन द फॉर्म ऑफ बाबू जगजीवन राम। ठीक है, ब्राह्मण का झुकाव हो गया भाजपा की तरफ, चूंकि वो ही इज ऑलवेज विद पावर। हाँ, वो कम्युनिटी की खासियत है। और मुस्लिम्स का ये है कि वो उसके साथ हैं जो भाजपा को, जनसंघ को या इन सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट फोर्सेस को हरा सकता है। उनकी तो अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो इंदिरा गांधी का महल गड़बड़ा गया। और उधर से जो छत्रप थे रीजनल लीडर, वो चैलेंज कर रहे थे। चंद्रभानु गुप्ता, चौधरी चरण सिंह। अगर आप लेट 60s की राजनीति देखें तो प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री था एक बड़े कद का आदमी था। और जब 69 में कांग्रेस का डिवीजन हुआ तो आप देखिए कांग्रेस टूटी और वो जो लोग निकले हैं वो सब पावरफुल लोग थे। मोरारजी देसाई अल्टीमेटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो उनका कद कम नहीं था। तो एक सबक सीखा लोगों ने कि नेशनल लीडर जो है उसे अपने लेवल को मेंटेन करते हुए ऐसे लोगों को कतई प्रमोट नहीं करना जिनमें ये क्षमता हो या पोटेंशियल हो कि वो कल के दिन खतरा बनेंगे। वो बरगद बन गए। अब उन्होंने लोगों के कद छांटने शुरू किए। इस कड़ी में आते हैं नारायण दत्त तिवारी। हाँ, नारायण दत्त तिवारी है ना। आप ऐसे लोग, इवन चौधरी बंसी लाल वाज इंदिरा गांधी चॉइस। यस। किस लिए? क्योंकि पंडित भगवदयाल शर्मा जैसा पावरफुल लीडर, फ्रीडम फाइटर, ही वाज विद मोरारजी देसाई। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को लगा कि इस तरह के लोग तो तुम्हारे लिए हमेशा इनसिक्योरिटी पैदा करेंगे। तो शी चोज चौधरी बंसी लाल, चूंकि उनका कोई उस समय मांसपेश नहीं था रत्ती पर भी। आज यही स्थिति हो रही है। नरेंद्र मोदी को अपना कद बनाए रखने के लिए आज क्या करना पड़ रहा है? आप देखिए, भजनलाल बन के राजस्थान में फर्स्ट टाइमर है। मनोहर लाल हमारे यहाँ फर्स्ट टाइमर थे। मध्य प्रदेश में बने एक यादव साहब, वो फर्स्ट टाइमर है। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइमर है। तो पार्टी क्या सोच रही है कि ऐसे लोगों को लाओ। अब शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह 3 टर्म इन्होंने निकाल ली और वो अपने अपने क्षेत्र में नेता बन गए। अब वो नेता बन गए तो अब उनकी डायनेस्टी भी शुरू होंगी। संघर्ष के परिवार नहीं होते, परिवार हमेशा सत्ता के होते हैं। तो उस चीज से निपटने के लिए पार्टी ने ये सोचा है कि ऐसे लोग अब लाए जाएं जो आगे 15-20 वर्षों में चैलेंज ना बने। तो जो सबसे बड़ा लीडर है उसको कोई चुनौती नहीं। यार आप देखें ना तो कैबिनेट में कोई चुनौती है, ये भी है, और ना स्टेट्स में कोई चुनौती है। पर जैसे तीनों, सॉरी टू इंटरप्ट, तीनों ये जो चीफ मिनिस्टर चेंज किए गए, इनकी जगह जो चीफ मिनिस्टर्स बने हैं वो भी तो सारे पिक्ड अप चीफ मिनिस्टर्स हैं, सिलेक्टेड वंस हैं। उनका भी तो कोई ऐसा कोई हाई ग्राउंड नहीं है या लीडर ग्राउंड नहीं। उनको तो एक्चुअल में पता भी नहीं था। विधायक दल की बैठक से पहले उनको ये नहीं पता था कि वो चीफ मिनिस्टर बनना जा रहे हैं। चूंकि एक पर्ची आती है, राजनाथ सिंह वसुंधरा को एक पर्ची थमाते हैं, सबने वो दृश्य देखा है जी। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह की इतनी हिम्मत है कि उन्होंने पर्ची खोली होगी, है ना। और वसुंधरा के हाथ में वो पर्ची आई, उसने देखा और वो देखना भी चाह रही इधर। राजनाथ सिंह कहीं एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये आंखों आंखों में मेरे से पूछेगी ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुंह उधर कर लिया। तो वसुंधरा वाज लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव बट टू डिस्क्लोज द नेम एंड ही वाज भजन लाल। उस बंदे भजन लाल तो वो तो सरप्राइज, शॉक्ड, ये क्या हुआ। बट ही वाज सेल शॉक्ड, ये सही है, पर उनको मॉर्निंग में थोड़ा इशारा तो कर दिया गया। कोई इशारा नहीं था, किसी को इशारा नहीं था। अब देखिए हरियाणा की बात हम कर रहे हैं। अभी अनिल विज ने खुलेआम ये कहा है कि मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि मुझे 2 दिन लगे नायब सिंह को मनाने में।
ओह माय गॉड, व्हाट इज स्टूपिड कि वो चीफ मिनिस्टर ये बन बात है। जाए। और सुनिए, अनिल विज कह रहा आई एम द सेकंड मोस्ट सीनियर मिनिस्टर, हाँ। और मुझे नहीं पता। मनोहर जी मेरे साथ हैं पूरे दिन, और वो ये नहीं बता रहे कि कल विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री बदला जाएगा, और बदला जाएगा तो ये बंदा होगा। तो जिस तरह की कल्चर आ रही है बीजेपी में, ये मैं कह रहा ये कांग्रेस से मुक्त नहीं है। ये सारे अवगुण, सारे दोष कांग्रेस में थे। पावर का सेंट्रलाइजेशन कांग्रेस में था, कांग्रेस करप्ट थी, कांग्रेस में एक लिथार्जी थी, सारी चीजें थी, डायनेस्टिक पॉलिसीज थी, सारी की सारी, नेपोटिज्म भरा पड़ा था, कोई चीज ऐसी नहीं थी, कॉर्पोरेट फ्रेंडली भी थे। हाँ बिल्कुल। बट अब आपको इसलिए चुना गया है कि उन सारी चीजों को आप अलग करो, लेकिन आपने जो सिस्टम इवॉल्व किया है उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लोग ये कहेंगे यार ये तो कुछ तो दिखाएंगे। तो शिखर पे आज आप डायनेस्टी को इसलिए अपोज कर पाते हो कि मजबूरी है आपकी। अच्छा, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अपने भाइयों को प्रमोट करेंगे या भाई इर्द गिर्द देखेंगे, उन्होंने माँ को भी अपने पास नहीं होने दिया, तो फिर कैसे कौन सा मॉरल राइट होगा कांग्रेस को कहने का। तो एक चीज पे बचा लो जी, मनोहर लाल का परिवार उस तरह से नहीं है, तो अच्छा लगता, मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि नहीं था, तो सूदिंग इफेक्ट है उस चीज का। बट अब आपको एक राइट मिल जाता है कि हुड्डा साहब के बच्चे भी एक्टिव थे, हुड्डा साहब की वाइफ भी थी, और चौटाला का परिवार भी था, वो हम नहीं है। तो एक चीज तो आपको यूएसपी बनाना पड़ेगा अपना। पर सर अगेन, अगर चलो आपने बोल दिया कि ये डायनेस्ट पॉलिटिक्स के लोग हमारे पार्टी में नहीं है, पर आपके पार्टी के लीडर जो बन रहे हैं वो भी तो उसी दर्जे के हैं, उसी तरीके से। तौर तरीका तो वही है कि जब आम जनता का कोई नेता सिलेक्ट हो गया या एमएलए सिलेक्ट हो करके एक चीफ मिनिस्टर बनता है, वो सीधा एक वहां का बड़ा लीडर है वो चूज कर रहा है, तो फिर फर्क क्या रह गया वो डायनेस्ट पॉलिटिक्स में? मैं बहुत मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 20 साल संघर्ष किया और मैं एक सफल डॉक्टर नहीं बन पाया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, कि मैं क्या दूंगा उसको। या तो इस 20 साल में मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर देता, और मुझे ये चिंता होती है इस हॉस्पिटल को मेरा बेटा लुक आफ्टर करे, क्योंकि मैंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट किए, मेरा एक क्लाइंट बेस है, तमाम चीज़ें, बट मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। मैं खुद ही स्ट्रगलर हूँ। तो बीजेपी स्ट्रगल में रही है लंबे टाइम तक, 2 सीटें आती थी राष्ट्रीय स्तर पर। आप कहाँ से परिवार तैयार करोगे ऐसे में? बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप धक्के खा रहा है, जिंदगी में कुछ बन नहीं पाया, और आके बैठ गया घर में रोटी नहीं है, राशन नहीं है। उधर कांग्रेसी लोग हैं, वो देख रहे हैं कि यार गाड़ी आ रही, महल बन रहे, मजा आ रहा है। बेटा कहता है मैं तो ऐसा बनूंगा अपने बाप की तरह से। तो एक प्रोसेस है सारे का सारा बनने का। डायनेस्टी ऐसे ही फॉलो होती। अब सत्ता से साबका पड़ा है भाजपा का। अब देखिए, आप हरियाणा की बात में स्पेसिफिक हो जाता हूँ, मनीष ग्रोवर के बेटे बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, यहाँ जो हमारे आपके लोकल जो ओम प्रकाश धनखड़ के बेटे हैं, ही इज आल्सो वेरी एक्टिव। रामविलास शर्मा बहुत बड़े लीडर हैं, उनका बेटा भी एक्टिव है। अच्छा, ठीक है। तो जो बड़े चेहरे हैं उनके सबके परिवार के लोग हैं, और वो आते किस तरह से कि टू असिस्ट द फादर। लॉजिक ये है कि हमारे काम में, आपके काम में आपका कार्यकर्ता क्यों नहीं हाथ बटा रहा? ठीक बात है। वाई ही शुड अप्रोच योर सन। तो चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं, और 10 साल बाद आप देखिएगा, मैं ज्यादा इस कांग्रेस को तो 60-70 साल लगे, अगले 10 साल में कांग्रेस में और बीजेपी में आप अंतर नहीं कर पाओगे। ओके। एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए शरद जोशी, राजेंद्र माथुर का बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता में। तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस कभी नहीं मर सकती। तो अब सवाल उठता है, लोगों में जिज्ञासा आती, कांग्रेस क्यों नहीं मर सकती? उन्होंने कहा जो भी पार्टी आएगी वो कांग्रेस बन जाएगी। वो आइडियोलॉजी तो कांग्रेस इज ए कल्चर, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल आउटफिट इन दैट सेंस। वो जो बुराइयां हैं वो सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। अब वही जो लेसर इविल की बात मैं कर रहा था, थोड़ा सा आपको कम पापी देखना है, क्योंकि दोनों एक से हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने सदन में ये वक्तव्य दिया जब उन पे आरोप उठे कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, फलाने के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर किसी के बेटे हैं, ये सवाल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो इस बात के खिलाफ ही नहीं है, हम तो चाहते हैं एक परिवार से 10 लोग आए राजनीति में, है ना? कहा उन्होंने पार्लियामेंट। हाँ, मतलब कितना भाषा में परिवर्तन हो गया है। पर इवेंचुअली जब वो जाके आम लोगों से बात करते हैं तो बात तो वही कहते हैं। नहीं, ये उनकी विशेषता है कि वो किसी से डिक्टेट नहीं होते, उनका सेल्फ, वो उन्होंने जो कहना शुरू कर दिया उसके इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे चीजों को। आप कुछ भी कह लो, कितनी बड़ी इंसिडेंट आज हो जाए, वो उस पर जिक्र नहीं करेंगे। कल अगर वो किसी चुनावी सभा में भाषण देंगे, इसका वही नहीं होगा। वो एक अपना एजेंडा लेकर चलते हैं, सुबह तय हो जाता है वो पूजा के समय में कि आज मैंने ये चीजें बोलनी है। पूजा करके निकल, हाँ, जैसे भी है। और उसको सारे को ना अपोजिशन को इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे। अब आप करते रहो, खंडन को सुनते ही नहीं। तो ये उनका अपना स्टाइल है।
हाँ ठीक बात है। राइट भी है भाई, है ना? आप भी करो, कौन मना कर रहा है? हाँ सही बात है, वो चूज हो के आए हैं, चुन के क्या वो अटल जी कहते थे ना, खेल के नियम सबके लिए अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, और आप भी कहो। पहले कहते भाई, मैं कई बार देखता था कि जो व्हाट्सएप पे नॉलेज आती थी कि सोनिया गांधी की एसेट्स इतनी है कि वो जीरो गिनने मुश्किल हो जाते थे, आप यू कुड नॉट कन्वर्ट। भारत में तो आपको संभावना है कि शंख महाशंख नील पद्म कर सकते हैं, उसमें भी नहीं समा रही थी, है ना? और आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते रहते नहीं, देखता हूँ वेस्टर्न सिस्टम में ये कि आप बिलियन से आगे आगे कहाँ जाएंगे, है ना? और पिछले 10 सालों में आपने वो सोनिया गांधी की इतनी प्रॉपर्टी आप लोकेट नहीं कर पाए। हो। आप कह रहे हैं कि लंदन की हर स्ट्रीट में प्रियंका गांधी का घर है, बस बेवकूफी, हर स्ट्रीट में कौन घर बनाएगा, है ना? लेकिन है तो उसकी, आपने क्यों नहीं लोकेट किया उनको? ये बात भी है। और आप 10 साल बाद फिर उन चीजों को दोहरा रहे हैं, सेम वही एलिगेशन, और कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि पिछले वाले का क्या हुआ था। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की जो नई परंपरा शुरू हुई है ना यहाँ, तो जो ताकतवर है वो अपने नैरेटिव को सेट कर लेगा, उसके इर्द गिर्द चीजों को घुमाता रहेगा। ओके, सिंस हम डायनेस्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, तो हरियाणा तो कम्प्लीटली गवर्नड है डायनेस्ट पॉलिटिक्स से। करीबन करीबन 8 ग्रैंडसन हैं जो अभी एमएलए एमपी हैं, कुछ कुछ होने वाले हैं, कुछ का गड़बड़ हो गया टिकट विकेट का। पर डायनेस्ट पॉलिटिक्स कितनी खराब चीज है हरियाणा के लिए, और क्या डायनेस्ट पॉलिटिक्स से बाहर कभी हरियाणा आ सकेगा? क्या नई पीढ़ी की कोई पौध ऐसी होगी जो नए नेता पैदा कर सके, और वो नेता कहाँ से आएंगे? एक बहुत गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर मैं बजाय इसकी रेमेडी सुझाने के मैं कहता हूँ इस बुराई को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कास्ट एक रियलिटी है, ऐसे मान लेते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक रियलिटी है। अब इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? एक जनरेशन वो थी जिसके पास पैसे की कमी थी और वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने खूब वेल्थ इकट्ठा की। अब जो सेकंड जनरेशन थी उसको होना ये चाहिए था कि पैसा वैसा तो बहुत आ गया, अब हम थोड़ा सा सोशल वर्क कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा लोगों की तरफ ध्यान। लेकिन उनकी भी एम्बिशंस बढ़ती चली गई कि अगर पिताजी ने 2 शहरों में कोठी बनाई थी तो उन्होंने 8-10 शहरों में बनवा ली। पिताजी ने 100-200 करोड़ 500 करोड़ कमाए थे तो उन्होंने और उसके आगे जीरो लगाने शुरू कर दी। लालच है, लोभ है। थर्ड जनरेशन को अकल आ जानी चाहिए कि अब सब कुछ है यार, ठीक है हमारे दादा फटे कपड़ों में घूमते थे, संघर्ष करते थे, लेकिन आज तो हमारे पास सब चीज है। वो 1 शून्य और बढ़ाने के मूड में है, ठीक है। हमने कहा कि यार अनपढ़ लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, इन्हें समझ नहीं है। तो हरियाणा की जो 3rd-4th जनरेशन अभी यहाँ काम कर रही है, वो सब कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहा है, कोई हार्वर्ड से पढ़ के आ रहा है। कमी नहीं है, सब बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, और वहां से वो क्या सीख के आते हैं वो पीछे रह जाता है, पता नहीं क्या है। यहाँ आके बिल्कुल वही डर्टी पॉलिटिक्स, वही छोटी नैरो माइंडेडनेस, और वही पैसा कमाना, और वही धंधेबाजी, वही सारी चीजें करते हैं। हम केवल प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, अगर वो कहीं एग्जिस्ट करता है, कि इनको सद्बुद्धि दे, ये लोग सुधर जाएं, क्योंकि ये डायनेस्टीज को पाल तो हम लोग रहे हैं। कैसे एक विशेष सर्कल बना लिया है कि हम मजबूर हो गए। मैं हरियाणा में देख के मुझे हैरत होती है कि एक 50-60 साल का आदमी 30 साल के बच्चे के पैरों को हाथ लगाता है। हाँ, बड़े नेता के अब वो ये चाह रहा है, और उसका सिर्फ पर्पज ये है कि ये मेरा बेटा कहीं जॉब लग जाए। पेट इंटरेस्ट है जिनके लिए काम हो रहे हैं, या तो गवर्नेंस के लेवल पे ये हो जाए कि सिलेक्शन एंड ट्रांसफर, 2 चीजें हैं, ये पॉलिटिकल क्लास के हाथ से निकल जाए। ऐसे रूल्स बन जाए कि भाई फिक्स टेन्योर है। फिक्स टेन्योर तो आईएएस का भी है, बट आप कितना चेंजेस करते हैं उसको। पर इसमें फिर खट्टर साहब ने थोड़ी तो कुछ इम्प्रूव करने की बिल्कुल हुई है। खट्टर साहब ने तो बड़े प्रयोग किए, उन्होंने एक सुशासन सहयोगी कंसेप्ट लिखा है, वो चीफ मिनिस्टर एसोसिएट पैरेलल। डिप्टी कमिश्नर के साथ एक आदमी बिठा दिया गया, अशोका यूनिवर्सिटी का आया हुआ, वो एमबीए है और उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, यंग चैप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल दैट। वो किस पर्पज से बिठाएगी थी मुझे नहीं समझ में आया, बट उसका कोई रिजल्ट तो बाहर नहीं आया। सिस्टमेटिक करप्शन है वो, तो उसके तो ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं। आज किसी आदमी से बात कीजिए कि पहले 500 रुपए लगते थे, आज 5000 लगते हैं। ये भी है। पर ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया भी अभी रिसेंटली एक रैली में कि भजन लाल जी के बारे में बोल के कि कम से कम ये चीजें तो मैंने कम करी हैं। जब वो भजन लाल जी के बारे में बोल रहे थे कि कोई बंदा वहां पहुंचता था, वो भजन लाल जी के बारे में उन्हें चुटकुला सुनाया, उसकी भी टाइमिंग ऐसी थी कि जब उनको लगा कि भाई पॉलिटिकली वो सूट नहीं कर रही चीजें, तब उन्होंने कहा
कि भजन लाल ये कहते थे कि आपने क्यों पैसे खर्च किए चंडीगढ़ आके उस आदमी की, आप कंप्लेंट कर रहे हो, आपका काम 200 रुपए में हो जाता, आप यहाँ 500 रुपए खर्च करके आओ। सबको पता है, हरियाणा में हर आदमी जानता है, शुक्ल से वाकिफ है। हाँ। सवाल ये, और आपने कुछ चीजें डिजिटलाइज की हैं, ऑनलाइन की हैं, उससे फर्क पड़ा है, पर वो द क्रेडिट गोज टू टेक्नोलॉजी। ओके, हाँ ये भी है, क्योंकि स्मार्ट हो रहे हैं हम। और तब इसके फायदे थे जब आपकी इन सारी चीजों को आम आदमी समझ लेता है इन चीजों को। अब बीच में दलाल हो गए, इस चीज के भी लोग हैं कि लाल अब तेरा फॉर्म में भर दूंगा ऑनलाइन। हाँ ये तो भी। जब तक आप एक पूरा माहौल तैयार ना कर लें, लोगों को समझना हो उन चीजों की, और वो मुश्किल काम नहीं है, अगर आप उस पर दिशा में काम करते तो सारी चीजें हो जाए। ट्रांसफर पॉलिसी है जैसे टीचर्स वगैरह की, अच्छा काम है ये, अब उतने धक्के नहीं खाने पड़ रहे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इट इज ओनली ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अगर आपकी इंटेंशन साफ है, नियत साफ है, तो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बहुत कुछ कर पाओगे, और कोई तरीका है भी नहीं। हाँ ये भी है, मैन से ज्यादा मशीन ऑनेस्ट है, उसको आप करप्ट नहीं कर सकते। उससे ज्यादा इंटेलिजेंट भी आज के दिन हाँ, हरियाणा में तो हम यही आशा कर रहे हैं कि जब एआई वगैरह का ज्यादा अबंडेंस होगी और चीजें सुधरेंगी तो शायद वो सुधार दें। हाँ। मशीन को तो लोभ नहीं है ना, लालच नहीं है, वो तो जीरो बढ़ाने के चक्कर में नहीं है। अभी तक ये बदमाश जो है आदमी, ये मशीन से भी छेड़छाड़ कर रहा है। हाँ, मशीन ऑब्वियसली इसी ने और जहां तक डायनेस्टी का सवाल है, जब तक जनता इनको डिस्करेज नहीं करेगी इन चीजों को। पर अगेन सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो मैं दोबारा उसी पे आ रहा हूँ कि नए नेता कहाँ से उभरेंगे ना। हमारे पास स्टूडेंट पॉलिटिक्स के इलेक्शंस हो रहे हैं। एक वक्त था जब इस देश में बड़े नेता निकलते थे प्रोटेस्ट से, आंदोलन से। तो आजकल जो भी छोटे मोटे जो नेता प्रोटेस्ट या आंदोलन से स्पेशली हरियाणा में निकलते हैं, वो भी जाके फिर इन बड़े महलों के दरबारों के सामने नतमस्तक होते हैं। तो वो रास्ता कहाँ से आएगा जिसमें नए नए पौध स्टार्ट होगी? आपके सवाल में इतनी चिंताएं हैं कि वो सब साफ है। हाँ, जो आपकी चिंता है ना, वो सारी वास्तविक चिंता है। ये कहाँ से आए कहाँ से? जैसे स्टूडेंट लीडरशिप आ सकते हैं, आपने स्टूडेंट यूनियन पे बैन लगा रखा है, कर्मचारियों के संघ हैं, उस तरह के होने चाहिए। और मैं 2-4 कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ कि जब तक सिविक सोसाइटी मजबूत नहीं होगी, सपोज आज कोई मेंबर पार्लियामेंट जा रहा है गांव में, लोग उसको बाइकआउट कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। होना ये चाहिए था कि वो जाए कि भी मैं इस गाँव में आ रहा हूँ, एक पहले से पूरा एजेंडा फिक्स हो, सभ्यता से, तमीज से, कि आपके पास पंचायती सिस्टम है, वो ये बताए कि हमारे गांव को कितना पैसा मिला है, कितना मिलना चाहिए था, हमारी क्या प्रॉब्लम है, उस पर कितना काम हो, वो हिसाब किताब अब होता है ना। और जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो उन मुद्दों पे बातचीत करते हैं। ये नहीं कि काले झंडे दिखाए उसे बाहर निकाल दिया, ये 5 साल से तूने सूरत नहीं दिखाई, क्या करोगे सूरत देख के? पर उसमें भी कई लोग विपक्ष के तो होते ही हैं जो उनको काले सब स्पॉन्सर्ड होते हैं। और कई बार अगर मुझे ये लग रहा है मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ कि मैं गांव में जा रहा हूँ और मुझे झंडे दिखा रहे हैं, उसका मुझे फायदा मिल रहा है, तो मैं वो भी लोगों को मैं कहूंगा यार करो, इसका तो मुझे फायदा मिल रहा है। हाँ ये भी है। आप देखिए अभी दीपेंद्र हुड्डा ने बयान जारी किया कि आप इन लोगों को गाँव से मत निकालो, इनके साथ बदतमीजी मत करो। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैसेज ये जा रहा है कि ये दीपेंद्र या भूपेंद्र के परिवार के लोग करा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करा रही है, कांग्रेस पार्टी करा रही है, और आज की कांग्रेस पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उन्होंने ये मैसेज फैलाना चाहा बीजेपी ने कि देखो वो ना, द जे फैक्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ ए बिग जे इज क्रिएटिंग ए chaos, है ना, और वो लोग कर रहे हैं। ये भाप गए पहले, इसका असर ही होगा, फिर उन्होंने कहा भाई ना ऐसा मत करो क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। जी जी जी, वो अंदर से कुछ ऐसा नहीं है। अब चिंता भी होने लगी कि यार कहीं ऐसा ना हो जो पोलराइजेशन दूसरी दिशा में ना हो जाए, ये चिंता भी है। तो उल्टा ना पड़ जाए पूरा। तो आपको समझदारी भरे वक्तव्य देने पड़ते हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए। इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। अब जनता नेता के मुंह से निकली हर बात को एज सच ले लेती, उसे पता तो है नहीं कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें। देखो नेता कितना समझदार है, वो कहता है जनता सब जानती है, जनता कुछ भी नहीं जानती है, असल बात है क्या जानती है जनता। पर फिर भी सर आप ये चीज तो देखोगे कि हमारे यहाँ का वोटर थोड़ा समझदार तो है ही, और जिसमें मैं पर्टिकुलरली हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश के वोटर की बात कर रहा हूँ। देखिए वोटर समझदार हम जब कहेंगे जब ये भारत के इलेक्शन इशू बेस्ड हो जाएंगे। अच्छा, जब किसी प्राइम मिनिस्टर को अपनी भाषा इतनी नहीं बिगाड़नी पड़ेगी कि खुल्लम खुल्ला वो कह रहा कि आपसे लूट के मुसलमानों को दे देंगे। माइनॉरिटी शब्द यूज कर लो आप, थोड़ी तो किन्हीं और लोगों को दे देंगे,
आपका ख्याल नहीं रखते, खुल्लम खुल्ला। राजीव गांधी ने टैक्स लॉ, सुपररिच टैक्स लॉ इसलिए चेंज करा दिया कि बहन इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी पे वो कब्जा कर सके। ये डिस्कोर्स की भाषा है प्राइम मिनिस्टर की। आप अपनी अचीवमेंट बताइए 10 साल की। आप कहिए कि मैं चंद्रयान ले गया हूं, आप कहिए कि हमने आईटी के क्षेत्र में इतना विकास किया, आप अपने नेशनल हाईवेज की बात कीजिए। क्यों काम किया आपने? काम होना था, रुक नहीं सकता, किसी देश का काम नहीं रुकता। अटल जी ने सदन में ये कहा था कि अगर हम ये कहें कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो भारत के लोगों के पुरुषार्थ का अपमान है। व्हाट इज कांग्रेस? कांग्रेस क्या चीज होती है? कांग्रेस के साथ में 70-80 करोड़ लोग भी थे। अगर आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो इस तरह की जो भाषा आपको बोलनी पड़ती है, इसकी जरूरत ना पड़े। आइडियल सिचुएशन ये है, वो कहें भैया मैं को बुरा नहीं मानता, राइट विंग पॉलिटिक्स बीजेपी की मुझे इस समय यूं अच्छी लग रही है कि दे हैव एक्सपोज्ड देमसेल्व्स फुली। अब वो कोई बहाना नहीं कर रहे। दे आर एंटी मुस्लिम। वो चाहते हैं कि मुस्लिम दोयम दर्जे की जिंदगी जिए, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया। मुसलमानों के वोटों के बिना वो सत्ता में है। उनके कैबिनेट में कोई मुस्लिम नहीं है, वो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। तो देश की 14% पॉपुलेशन को उन्होंने मैसेज दे दिया, चोरी छुपे नहीं दिया। 370 राम टेम्पल ये वेरी फर्स्ट डे से चला आ रहा है। उन्होंने कोई चोरी तो नहीं की। उन्होंने ये कह दिया भैया ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, हम ये करेंगे और वो कर रहे हैं। हाँ ये भी है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? और वो उनका तो फिर आप वही तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो वही है ना कि उनको आप गाली दे के इनसे वोट लीजिए। हाँ। तो अब ये है ना, अब लेफ्ट की जिम्मेवारी है। अगर उनको ये लग रहा है कि राइट विंग सही राजनीति नहीं कर रही है, देश को तोड़ देगी, तो अब तुम अपने ढंग से करो। तो अब उसी प्रोसेस में इंडिया अलायंस बन रहा है कि एक सी सोच वाले लोगों को साथ लाओ। लेकिन इन पिछले 10-15 सालों में जिन लोगों ने पाप कर रखे हैं उनको और तरह से खींचा जा रहा है, कहीं कुछ और प्रयोग किए जाएंगे, है ना। ये भी है। पर आप ये देखिए जो इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो एक टाइम पर वही सारे नेता एक टाइम पर कांग्रेस के खिलाफ भी इकट्ठा होते रहे हैं। आज जो बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं और उनको देखिए, जब गैर कांग्रेसवाद 67 में शुरू हुआ, डॉक्टर लोहिया की कंसेप्ट थी गैर कांग्रेसवाद, तो उस समय जनसंघ जो इनका पूर्व अवतार है वो भी तो शामिल थे उसमें। हाँ उस टाइम तो था। तो ये देश की नेसेसिटी है कि पॉलिटिकल सिस्टम को चलते रहने के लिए आपको सरकार बनाने के अलायंसेस करने पड़ते हैं। ऐसे हालात हो गए। पर वो अगर आइडियोलॉजिकली है, इस देश ने ये भी देखा कि बीपी सिंह की सरकार को एक कंधे पे भाजपा ने रखा होता, एक पे लेफ्ट ने रखा होता। राइट और लेफ्ट दोनों बीपी सिंह को चला रहे थे। हाँ ये भी है। ये प्रयोग भी तो हुआ ना। हाँ। और फिर राइट पीछे हट गया और बीपी सिंह गिर गए। नई तरह की राजनीति आ गई। ये तो चीजें चलेंगी राजनीति में। पर सर अभी भी आपने वो डायनेस्ट पॉलिटिक्स वाली बात का तोड़ नहीं करा। हरियाणा वाली डायनेस्ट पॉलिटिक्स, हरियाणा वाली डायनेस्ट पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यशाली है। हम जैसे लोगों को शर्म आती है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ व्हाट इज द सॉल्यूशन बेटे को लाइए, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में उसको सीधे प्राइम एमपी का इलेक्शन मत लड़ो। ये जनता प्रेशर बनाए कि इसको 10-20 साल संघर्ष करने दो। ठीक है, अब आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो फायदा उठाएगा चूंकि आप उसके बाप हो। इस चीज को तुम खत्म नहीं कर सकते। और बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकते, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ ये तो कोई तरीका नहीं है। ये भी है। और ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है बाप से बेटर निकले। तो डायनेस्टी को वैसे तो खत्म हम नहीं कर सकते इस तरीके से। वही मैं कह रहा हूँ कि किसी बस इतनी सोच अगर कहीं वो फिर भगवान से केवल इंडिया में रहता है और कहीं नहीं रहता। अच्छा आपने देखा? हाँ, हर जगह देखता हूँ, हर चुनाव में तो बहुत ज्यादा देखता है, घूमता रहता है ये सड़कों पे। वो इनको सद्बुद्धि दे दे। अच्छा। हमारे देश में वैसे ही देखो ना, हम सब ये कहते हैं कि अगर बच्चा बाप की नहीं मान रहा, हम कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे। हमारी प्रार्थनाओं में ईश्वर से सद्बुद्धि की कामना है ना। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और मोदी जी ने भी कह दिया कि 10-10 का भी स्वागत है वो आएगा परिवार में। लेकिन अब जनता ये तय कर ले कि भाई देखो, पहले तुम ट्रेनिंग ले लो, है ना, एक इंटर्नशिप कर लो, अलग होके अपने बाप से सिद्ध करो अपने आप को, और उसके बाद लड़ लो चुनाव। तो इधर से किसी पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है या मुख्यमंत्री का बेटा है, इधर से एक साधारण आदमी का बेटा है, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन लोग करें और इस चीज को भूल जाएं कि भाई अब हरियाणा की तो विडंबना ये लोग क्या देखते हैं, इसका तो ब्योत ही कुछ नहीं है। ये भी है। मतलब आज आपने किसी राजनीतिक दल में अगर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, और कार्यकर्ता मतलब सफल कार्यकर्ता, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? बेसिक चीजें बता रहे हो। यू शुड हैव ए फॉर्च्यूनर,
एटलीस्ट 2-3। दैट कोस्ट 35 to 40 lakhs एटलीस्ट। और आपके पास 15-20 जोड़ी कपड़े होने चाहिए चकाचक, जिनकी ड्राई क्लीनिंग 250-300 रुपए जाती है पर डाई की। गले में मोटी एक चेन होनी चाहिए, वाइट जूते होने चाहिए, और 10-12 चेले चपाटे होने चाहिए जो उस फॉर्च्यूनर में चले। और भी बड़ा है कि एक फॉर्च्यूनर साथ में और चले। और वो करें क्या, वो दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, जयपुर जाएं, जहाँ जो बंगले हैं हमारी डायनेस्टियों के, है ना, राजाओं के, वहां जाके किसी भाई साहब के पैर पकड़ें, किसी ड्राइवर के पैर पकड़ें। आपको इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच्ची कहानी, कि एक बंदे ने साहब के ड्राइवर को सेट कर लिया और उसको ये कहा गया कि भाई मैंने ना उस पे आपका जो ये क्या बोलते हैं आउटर रोड पे एक अच्छा ठिकाना बना लिया है। तो मैडम जब उनकी आए, उनको डायबिटीज थी, तो यूरिन का प्रेशर बनता था, कि जब भी मैडम ये इच्छा जाहिर करें कि उन्होंने ये जाना तो तू मेरे यहाँ ले आना, ठीक है। तो उनको बहुत इटालियन ग्रेनाइट लगा हुआ सारा वो मिलेगा, वॉशरूम स्टैंडर्ड का, और उसके बहाने चाय वाय भी हो जाएगी, है ना, तो उसमें काजू कतली बादाम रोस्टेड ये सारी चीजें हो जाएंगी। और उस आदमी ने धीरे धीरे ड्राइवर के माध्यम से मैडम से मित्रता कर ली और पावर आ गया। ऐसे भी केसेज हैं कि हजारों करोड़ अपने दे दिए बेनामी की, भाई साहब आप रख लो, और जिन भाई साहब को दिए थे वो डकार गए हैं, अब वो खुद चुनाव मैदान में कूद गए तो वो उनको चुना लगा के। ऐसे लोग, बता रहा हूँ आपके, सही उदाहरण नहीं है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कि एक आदमी ऐसा चुनाव लड़ रहा है जो साहब की प्रॉपर्टी पर कब्जे किए बैठा है, पहले उसको उन्होंने पाला पोसा, फिर वो लेके उड़ गया। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये सब जगह हो रही है। बेसिक जरूरत यही है कि आपने कहा ना जनता समझदार है, जनता को मैं कहता हूँ नहीं है समझदार। जनता समझदार है भी तो उसे समझदारी दिखानी भी तो चाहिए। अच्छा, आप खुश हो रहे कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री का बेटा था, उसे हरा दिया, लेकिन हराया किसने? हराने वाले महाशय क्या है ये तो देख लो। ये तो आप अकड़ निकाल रहे हो एक की खमी का अकड़। हरियाणा बड़ा मशहूर है कि बंसीलाल भी कहते थे कि मास्टरों की मरोड़ सड़क के मोड़ निकाल दूंगा, लोग यहाँ ऐसी बात करते हैं। तो एक बार सुषमा स्वराज आई थी गोहाना में, और वेंकैया नायडू तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और यह मांग उठ रही थी कि INLD से संबंध तोड़े भाजपा। तो मैंने सुषमा जी का वो भाषण सुना था। तो सुषमा जी अपने भाषण में कह रही थी कि नायडू जी, चूंकि वो साउथ से आते थे, हरियाणा का आदमी किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करता, वो हराने के लिए वोट करता है, उसे अकड़ निकालनी होती है। अब अभी जी जहाँ अकड़ निकालने के लिए वोट पड़ते हैं, वहां आप समझदारी की बात करोगे। तो अकड़ से याद आया हरियाणा कांग्रेस जी। हरियाणा कांग्रेस को आप किस तरीके से देखते हैं, स्पेशली उनके बीच में जो गड़बड़ हो रही है? बहुत प्यारी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई कि हम नहीं सुधरेंगे। अच्छा, ठीक है ना, चाहे हमारा विनाश हो जाए फिर भी नहीं सुधरेंगे, है ना। लड़ना, ये करना, इन फाइटिंग, ये सब इनका एक सनातन धर्म है, शुरू से चला है, ये कभी एक जगह हो नहीं सकते। और इसको वो नाम देते हैं आंतरिक लोकतंत्र को। अच्छा, और बहुत से जो इंटरनल डेमोक्रेसी, वो कहते हैं, बहुत से शातिर नेता कहेंगे ये मतभेद है, मनभेद नहीं है, है ना। बट अंदर खाने, एक दूसरे की टांग खींचना, उसको डैमेज करना, उसको खत्म करना, ये सब कुछ है यहाँ। तो कैसे सुधरेगी? सुधरना चाहे तो सुधर जाए, इससे बुरा वक्त क्या होगा, और नहीं सुधरना चाहे तो अब उनकी मर्जी है। लेकिन सुधर इसीलिए नहीं रहे कि एक लिथार्जी है, इतना पैसा कमा लिया, वहां जो लोग मैटर करते हैं। एक सिंपल भी जो विधायक एक बार रह लिया तो वो 1000 करोड़ का आदमी है। गांव की झोपड़ी से निकल के वो शहर के सबसे संपन्न इलाकों में जाके कोठी खड़ी करता है, बिजनेस करता है, इन्वेस्टर बनता है, रियल एस्टेट में पैसा लगाता है। और जब इतना सुख सुविधा राजनीति दे देती तो फिर वो चिंता नहीं करता, यार 5-10 साल खाली बैठना पड़ गया तो कोई नहीं, अगली बार जब मौका मिलेगा तो सारी कमी पूरी कर दूंगा। वन थिंग मोर हरियाणा में जो इंटरेस्टिंग है कि सभी दलों के नेताओं ने बिजनेस अपने कंबाइंड कर लिए, और रिश्तेदार भी हैं आपस में। हाँ, तो कोई खतरा नहीं है। अपने कॉम्पिटिटिव से बिजनेस रिलेशन चल रहे हैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तो क्या दिक्कत है? हाँ, ये भी है। अच्छा सर, सबसे बेवकूफ वोटर कौन से डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा में, और सबसे इंटेलिजेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट? आप मेरी पिटने की व्यवस्था मत करो बिल्कुल भी।
ठीक है। फिर हरियाणा के सर बहुत इंटेलिजेंट है। मैं ये तो कह सकता हूँ कि अमुक इलाके का वोटर सीधा है, सरल है। सीधा सीधा मैं बता दूं। रोहतक वाले बहुत तेज हैं, वो चालू है। एक रोहतकी सौ कोतकी बड़ा मशहूर है, रोहतक वाले चालाक हैं। इन कंपेरिजन जैसे जैसे आप आगे चलते रहे तो बागड़ी बेल्ट के कुछ हिस्से तक वहाँ को शरीफ लोग मिलेंगे, ठीक है ना। जहाँ खादर का एरिया है, गंगा का पानी, नदी का पानी मिल जाता, वहाँ कंपेरेटिवली यहाँ से बेटर हैं। अब रोहतक वाले भी ठीक है, लेकिन चालू है, तेज है, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ है। अच्छा और वो भी ठीक है। अच्छा सर, ठीक ठाक है मामला। अच्छा, रिसेंटली जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हरियाणा में, जी तो फिर भी जिसमें इवेंचुअली अगर एक बिगर पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खूब चली है उसमें। और यहाँ तक जितने भी 8 टिकट बटे हैं, 8 की 8 में से 8 पे ही भूपेंद्र हुड्डा की मोहर है। देखिए ये इंप्रेशन आ रहा है। और शैलजा को भी जो मिली है उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा की हामी है, ताकि शैलजा कल को असेंबली के इलेक्शन ना लड़े तो चीफ मिनिस्टर बनने में उनके नंबर कम होए। तो इस तरीके से कैसे देखते हैं आप? ये सारी चीजें ठीक है, और कांग्रेस से ऐसी ही उम्मीद की जाती थी। इसमें जो लग रहा है ना कि प्राइम फेसाई की हुड्डा साहब का इन्फ्लुएंस है, तो हुड्डा साहब ने बड़ी समझदारी दिखाई है कुछ मसलों पे। कांग्रेस हाईकमान ने सर्वेक्षण कराए बार बार, और एक तो बिल्कुल लेटेस्ट 3 दिन पहले ही कराया, सूची जारी करने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल भिवानी महेंद्रगढ़ से सर्वे ये कहता था कि राव दान सिंह की 70% जीतने की संभावना है, श्रुति चौधरी की 30% है। जी ठीक है। हिसार में भी यही मसला था, जेपी और उसको लेके। हुड्डा साहब बहुत तेज नेता है, चालाक नेता है। उन्होंने ये कह दिया, राहुल गांधी को ये कहा कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट है, विनिंग कैपेबिलिटी है, आप उसको टिकट दो। और वो लकीली कोइंसिडेंटली उनके थे जिनको वो चाह रहे थे। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन भी उनके पास थी, वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे। अब इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो श्रुति भी गई और चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र भी चले गए इस धारा में, और कांग्रेस हाईकमान ने बात ही मान ली कि यार बात तो जस्टिफिकेशन है। धरातल पे मैसेज ये गया कि हुड्डा साहब बहुत पावरफुल है। सच ये है, आपको बताऊं, हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की जो जाट लीडर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1, रणदीप 2, किरण चौधरी 3, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो अभी लेटेस्ट उनके स्टिल फ्रेश फेस। अतीत में बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन अब चूंकि नए एंट्रेंट हैं तो पीछे लाइन से आना पड़ता है। किरण चौधरी पर्टिकुलर 1 या 2 असेंबली सेगमेंट्स आगे इन्फ्लुएंस नहीं है। रणदीप का भी ये कुल मिला जुला है। ठीक है, दिल्ली में बहुत बड़े लीडर हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं वगैरह वगैरह, और लेगेसी है सुरजेवाला की, इधर चौधरी बंसीलाल की। बट तीसरा लीडर जो है भूपेंद्र हुड्डा, उनकी एक तो जो पॉकेट है वो बड़ी है, उसमें पूरी देश वाली बेल्ट समा जाती है। ठीक है। और क्षेत्रों में भी जो टिकटार्थी हैं वो उनके साथ हैं। उनको ये लग रहा है, किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए, दादरी में बैठा हुआ कोई आदमी ये सोच रहा है कि मेरा 20-30 हजार का वोट बैंक है, मेरे पास कार्यकर्ता है, लेकिन टिकट मुझे भूपेंद्र हुड्डा दिलाएगा, तो वो भी उनके साथ जुड़ गया। तो एक तो इनका लार्जर साइज ऑफ द पॉकेट, दिस वाली बेल्ट सो कॉल्ड, और हर चुनाव क्षेत्र में एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उनका बंदा है, तो उनका एक मास बेस बन जाता है। भूपेंद्र हुड्डा 2005 के बाद लीडर बने हैं। अच्छा, आप उनको लीडर मानते हो अभी भी? बिल्कुल मास लीडर, स्टिल मास लीडर, बिल्कुल ही मास लीडर जैसा भी है आज की डेट में, चूंकि और नहीं है तो मानना पड़ेगा। लेकिन 2005 से पहले इन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई हैसियत नहीं थी पॉलिटिकली। हाँ, 5 चुनाव इनका परिवार हार चुका था इस छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी से, है ना। लेकिन 91 में अचानक चौधरी देवीलाल को हरा का आपको एक स्ट्रेचर मिल गया, और हरियाणा में 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में आदमी लीडर बन जाता है। मनोहर लाल ना बने तो मैं क्या करूं, लेकिन आप मुझे बना दो, मैं तो 5 साल लूंगा सिर्फ, और बाहर से आया हुआ आदमी, यूपी का आदमी हूँ, और मैं आपको लीडर बन के दिखा दूंगा। तो आपके एम्बिशन हैं अभी मुख्यमंत्री? ना, मेरे कोई एम्बिशन नहीं है, मैं इंजॉय करता हूँ और इतनी बेवकूफी का आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया। अच्छा, दूसरा एक मेरा ओपिनियन है, ये है कि रैली जो होती है, मेरे ओपिनियन में रैली आज के 21st सेंचुरी में हरियाणा में भी और भारत में भी इरेलेवेंट हो चुके हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी आज के दिन रैली जो नेता करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। पर डेमोक्रेसी में इवेंचुअली भीड़ का तो कोई मतलब ही नहीं होता, हर लास्ट आदमी की पहचान होती है डेमोक्रेसी।
तो उस चीज में एक दूसरी चीज ये कहते हैं कि भाई डेमो ये रैली के जरिए हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के हमारे पास इतने ज्यादा मीडियम है, तो रैलीज को आप किस तरीके से देख? बिल्कुल इररिलेवेंट है आज के सेंस में, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हवा और हाइप बनाने के जो पुराने तरीके हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहां तक भीड़ की बात है, आप किसी भी नेता की बात पूछ लेना, जब भी वो कहेगा तो वो कहेगा बड़ी भीड़ थी। तो भीड़ तो वो कहती है उन लोगों को जो आ रहे हैं। हाँ, ये भी है। कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ संभावित है, कितनी कुर्सियां रखी जाएंगी, तो उनके लिए तो वो क्राउड ही है। और क्राउड पुलर को यहाँ लीडर मानते हैं लोग, उससे एक माहौल बनता है। तो इरेलीवेंट होते हुए भी उसकी रेलिवेंस इन्होंने बना रखी है। संचार माध्यमों ने जितनी प्रगति की है, जितना सिस्टम है, उसके हिसाब से मुझे लगता है 5-10 साल बाद ये चीजें मंद पड़ जाएंगी। और रैली जैसे हरियाणा के संदर्भ में तो मैं आराम से कह सकता हूँ, अगर आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, पैसा है मोटा, तो लोग तैयार बैठे हैं। 500-700 रुपए पर डे देनी होती है, दारू की बोतल देनी होती है, तो चले आते हैं। इतना ये रैलियों का ट्रुथ ही है ये। अच्छा, दूसरा बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को आप किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में? बहुत बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग है उन्होंने, और परेशान है विपक्षी उनके कि उसका तोड़ कैसे निकाल लें। मेरे पास है, कोई पूछता नहीं इसलिए मैं बताता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरह मैं भी नहीं बताता। वीरेंद्र सिंह भी कहते हैं मेरे पास है बेरोजगारी दूर करने का फार्मूला, पर नहीं बताऊंगा। पर फिर भी आप बताओ। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग तोड़नी है आपने तो रिस्क लेने पड़ेंगे। कैसे? सोनीपत में प्रयास किया है अभी, ब्राह्मण को ब्राह्मण से लड़ाया है। भाई नॉन जाति की पॉलिटिक्स है ना बीजेपी की, आप उसी में दरार डालो। अब देखो किन जातियों का वर्चस्व है और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी देख के वहां अपनी सेटिंग करो सारी की सारी। ये भी है, सो सिंपल। फूटी तो डालनी है। पर वो अब जैसे ओबीसी का आजकल चला है कि भाई सारे जितने आपके जांगड़ ब्राह्मण हैं, बड़ाई हैं, ये शिल्पकार जातियां हैं, लड़ाओ इनको सबको आपस में। ये तो कर रहे हो तुम। ठीक बात है। तो अब उन्होंने कर दिया तो तुम्हें दुख हो रहा है ना, बीजेपी समाज को बांट रही है। तुमने कौन से जोड़ रखा था? अब उन्होंने नए सिरे से बांटना शुरू किया, तो अब और नए तरीके ईजाद करो। समाज से बटने के लिए तैयार बैठा है, बांटो आप, कौन रोक रहा है? पर एक ओपिनियन उनके बारे में ये भी है कि वो थोड़े वीक कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर के मुकाबले। कौन से? जो ये करनाल वाले जो आपने बात कही। करनाल वाले कौन से? ये बुद्धि राजा की बात कर रहे थे। बुद्धि राजा देखो, दो चीजें हैं। जीत गए तो बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, मतलब इस सेंस में कि उसको हरा दिया। कौन भूपेंद्र हुड्डा को हरा देंगे, देवीलाल को सोचा था किसी ने? और वी मस्ट नो अबाउट द कामराज। हाँ, किंग मेकर थे, किंग मेकर लड़ो के सीएम, कांग्रेस के कामराज नए लड़के ने हरा दिया था। तो उसको छोड़ा तो इसीलिए गया है कि हार जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर उसकी किस्मत में है, चूंकि भारत में किस्मत बड़ा मैटर करती है, मनोहर लाल भी किस्मत से आए थे, तो इस पर बुद्धि राजा किस्मत जोर मार गई तो पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आप कितनी सीट दे रहे हैं दोनों पार्टीज को हरियाणा में? मैं तो देखो बहुत लिबरल आदमी, मैं चाहता हूँ कि दोनों को आधी आधी मिल जाए, ताकि पक्ष भी मजबूत और विपक्ष भी मजबूत। अच्छा, विपक्ष को आधे देने का क्या ओपिनियन, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मोदी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। तो अगर वो 10 की 10 ले लेंगे तो अपनी बात को कंट्रडिक्ट कर रहे हैं, और एक में भी ज्यादा मजबूत नहीं होगा। तो बराबर मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, आदरणीय मोदी जी के शब्दों में और भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी में, कि 5-5 सीटें यहाँ मिल जाएं। ये कर लो, वो 6 ले लेंगे, 4 ले लें। अच्छा, लेकिन विपक्ष को कतई आप खत्म कर दोगे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। 4 कौन सी सीट आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की रोहतक है, सोनीपत है, हिसार, सिरसा, 3 तो कंफर्म लग रही है। मैं नहीं कह रहा कि जीत रही है। और भिवानी जोड़ लो, बाकी देखते हैं क्या होता है। वो अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैं बता दूंगा आपको। किरण क्या करेंगे? किरण कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया कि जितनी रात दान सिंह ने मेरी मदद की मैं भी करूंगी। सबके समझ में आ रहा है। लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि 14,000 वोट तो असम में यादव समाज का है, और श्रुति को अगर विधायक बनना तो वहां जरूरत पड़ जाएगी। कई बार आदमी इमोशन में इस तरह की बातें कह देता है। पर आप एक चीज देखिए, उनकी पॉलिटिक्स आप समझिए, आप समझते ही हैं वो,
हमेशा से उनकी पॉलिटिक्स जब से वो हरियाणा में आई है तब से लेकर अभी तक यही रहे कि इसको हरवा दूं, इसको जितवा दूं, इससे ये सेटिंग कर लूं, ये वो हो जाए। और वो बात करती हैं पब्लिक एटमॉस्फेयर में एक बड़े विजन की, और उनकी पॉलिटिक्स रियल मायनों में रहती है ये वाली। सब यही करते हैं, ऑल, किरण एक्सेप्शन नहीं है, सारे यही करते हैं। अच्छा, उसी की वजह से वो दूसरे को काट के दूसरे का मैल डाल इसीलिए के। जब हमारी बात शुरू हुई थी मैंने आपको कहा था कि यहाँ कुछ और होता, पॉलिटिक्सली अवेयर तो है लेकिन जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। ये काम सब करते हैं। अच्छा सर, दूसरा भी नेशनल इशू पे हम बात करें, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो वहाँ पे एजेंसीज जो होती हैं वहाँ पे सेना का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है चुनाव को कैप्चर करने में या एक तरीके का नैरेटिव सेट करने में। बांग्लादेश में रिसेंटली चुनाव हुए तो वहाँ पे बायकॉट ही कर दिया विपक्ष ने। क्या उसी तरीके की स्थिति अब हरियाणा बोल रहा हूँ देश में भी बन रहा है? देश उस तरफ बढ़ रहा है, ऐसी आशंका तो हो ही रही है। खैर व्यक्त कर रहे हैं लोग कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दी गई हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग जो वो केंचुआ बन गया है और जुडिशरी भी ये डाउटफुल हो गई है। तो अब बचता क्या है? लेकिन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इन चीजों को मान रहा है और इसको लेके चिंतित भी है। ठीक है, और उनको लग रहा है कि भाजपा ने जो राह पकड़ी है वो गलत है। हिंदू राष्ट्र का निर्माण और जहाँ माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं हुई और दलित के लिए नहीं जगह हुई, ये चिंताएं तो चल रही हैं इस देश में। अच्छा, अब ये चुनाव तय कर देगा वो चिंताएं कितनी वाजिब हैं। ईवीएम पे सवाल उठते हैं तरह तरह के कि इलेक्शन की गड़बड़ हो रही है और यहाँ तक भी कहा जाता है कि भाई बना लो तुम, फिर एक तो वो बड़ा आदर्श वाक्य आएगा तो मोदी ही है ना। तो ये इस तरीके से गए, कॉन्फिडेंस इतना लगता है आएगा तो मोदी ही। उन्होंने कहा 400, तो उनके भक्त 400 399 भी तैयार नहीं होते, कहते 400 ही आएंगी, चूंकि कह दिया उन्होंने, एग्जैक्ट फिगर ये उन्होंने कम करी है बाद में 370 पे, लेकिन ये नहीं मान रहे। तो ऐसे में क्या मैसेज जाएगा? लोग कहेंगे यार हम तो वोट देना नहीं चाह रहे, 400 सीटें कहां से लाएंगे? तो कहीं कोई गड़बड़ है। अब पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व भी चाहता है कि ये चीजें बनी रहे लोगों में अल्टीमेटली, कि जब मुझे पता है कि बननी सरकार उनकी है तो ठीक उन्हीं डालाते हैं। पर राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये सारे चीजें चलती हैं। सेकंड फेज तक के इलेक्शंस के बाद कैसी लग रही है आपको बीजेपी की सिचुएशन? बीजेपी की तो है, देखिए अगर मैं सोशल मीडिया देखता हूँ जो एंटी मोदी है तो वहां तो मोदी जी की हालत बहुत खराब है। अच्छा, और अगर मैं जी टीवी ये वगैरह देखती हूँ तो मोदी जी की बहुत अच्छी स्थिति है। मेरे पास अपना कोई स्वतंत्र मापदंड नहीं है ये जानने का क्या है, या फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देख लेता हूँ। कल एक एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि 422 सीटें, एग्जैक्ट नंबर उन्होंने बताया 422 बोले, और उसकी वजह ये थी कि मोदी जी का जो मूलांक है वो 8 है, 17 सितंबर को शायद पैदा हुए थे, और 422 का जो योग है वो भी 8 बनता है। तो अमित जी एंजॉय कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। और राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल आता है? राहुल गांधी देखो, मैं तो कहता हूँ आपसे पहले घर पर बसे, अभी 53 साल की उम्र हो गई, एक तो उन्होंने लोग युवा कहना छोड़े। पर वो सोनिया ने उनको कहा तो हरियाणा की जो लेडीज गई थी, कोई छोरी देख लो कोई। अब वो भी हरियाणा में टाल दिया। वो देखते नहीं, उनका मिशन ही कास्ट सेंसस है और संपत्ति का समान वितरण कराना है। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं जीवन में। कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जो महान लोग हुए हैं वो तो या तो बिना बीबियों के भी हो गए हैं, है ना, या उनकी बीबी नेपथ्य में रही। गांधी भी ऐसी थे, विवेकानंद की पत्नी नहीं थी, मनोहर जी की भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है। खैर वो हम पॉलिटिकल उस पे आते हैं, राहुल गांधी की पॉलिटिकल ओपिनियन तो समझ पे आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं तो समझदार आदमी मानता हूँ। तो वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते ढंग से? बिल्कुल कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोग सुनना ही ना चाहें तो उसका क्या इलाज है। मैं तो बरसों से देख रहा हूँ, शुरू में तो कोई प्रॉब्लम होती हो, लेकिन बहुत बढ़िया बोलते हैं। पर वो तो सुनना क्यों नहीं चाह रहे? वो तो उन्हीं में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कोई गड़बड़ नहीं पहुंचा पा रहे वो पार्टी या कुछ। भारत का जो आम नौजवान है उससे ज्यादा ही समझ उनकी है, उससे ज्यादा समझ पहुंचा ही नहीं पा रहे ना, कि बीच में 10-15 करोड़ का एक ऐसा वर्ग है जो किसी चीज को आने नहीं दे रहा बाहर। मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि उनके पास एक टारगेट ऑडियंस है 10 to 15 करोड़। वो उन्हीं से बात करते हैं, वो आपसे मेरे से बात नहीं करते हैं। वो जो समझाना चाहते हैं वहां वो कैच हो जाती है फ्रिक्वेंसी, दैट्स ऑल। उस सब की कहानी नहीं है। और वही लोग माहौल बनाते हैं। फिर राहुल गांधी पप्पू है,
बट पप्पू नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में जाओगे अगली बार होगी? भारत जोड़ो यात्रा में जाओगे अगली बार निकलेगी तो? मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो हर समय भारत में हूँ, यहीं पे यात्रा करूँ। ओके सर, देन थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया अभी तो। बिल्कुल, अब इतनी आदित्य बहुत मजा आया। ओके सर।